Hello everyone, welcome to my channel Ekdam Easy, and this is lesson 12. And in this lesson we are going to have some more details of present indefinite tense. Okay, dear friends, अगर आपको present indefinite tense के बारे में और भी डिटेल चाहिए तो you can watch lesson 11. Okay, and in that lesson 11 you will get the basic details of present indefinite tense. आपको पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बता रखा है। साथ ही साथ आई हैव ऑल्सो टॉट हाउ टू मेक ट्रांसलेशंस। ठीक है, कि अगर हिंदी से इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करना हो तो क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करें, वो भी आपको मैंने बता रखा है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बनाए गए एक सेंटेंस को पांचों फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हाउ डू वी राइट इट। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, interrogative, all that has been given to you in lesson 11. So we move ahead without wasting time with this lesson 12 present indefinite tense. ठीक है, लेकिन इसमें हम आखिर पढ़ेंगे क्या, पहले इस बात को जान लेते हैं। लेट अस नो दिस। ठीक है, सी इफ अ पर्सन नोज ओनली स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर एक आदमी प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर जानता है, उसके ट्रांसलेशन करने का पैटर्न जानता है, राइट, तो आई थिंक दिस टू थिंग्स आर नॉट इनफ फॉर अ पर्सन टू डील सम एडवांस थिंग्स, और यू कैन से सर्टेन फील्ड ऑफ ग्रामर। ठीक है, जैसे में अगर आप कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट हैं और आपको बनाना हो कॉमन ईरर, ठीक है, तो आप ट्रांसलेशन बनाने वाले स्टूडेंट रहे होंगे, आपसे ये नहीं हो पाएगा, आप इसमें आकर के अटक जाएंगे। देन अगर आपको बनाना हो फिलर्स, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ हो और आपको भरना हो वर्ब के फॉर्म्स, ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी समस्या हो सकती है। नाउ व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस, अब इसका दोनों का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सी मैंने आपको ऐसे अभी तो दो ही दिया है, लेकिन और भी कई सारे फील्ड हैं जहाँ आपको, अगर आपको एक्चुअल चीज़ें नहीं पता हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या टेंस के किसी भी हिस्से से प्रॉब्लम हो सकती है। वी विल स्टडी ऑल दिस थिंग कि इसको हम हैंडल कैसे करते हैं। वन मोर थिंग बिफोर आई स्टार्ट, आई मस्ट टेल यू कि अगर कभी किसी क्वेश्चन के तौर पे कोई सेंटेंस दिया हो आधा अधूरा, ठीक है, जैसे अभी कहा मैंने फिल इन द ब्लैंक्स हो, और कहीं से आधा किया हो, उसको कहा जाए इसको पूरा करें, राइट, तो आप कैसे जानेंगे कि दैट प्रेजेंट विल बी ऑफ विच टेंस, पर्टिकुलरली विच टेंस, ठीक है, कि वो कौन से टेंस का होगा, हाउ विल यू गेट टू नो। सो डियर फ्रेंड्स, लेट अस सी दैट वन ओनली। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको इस खाली जगह में पहले बता देता हूँ। सपोज इफ़ आई गिव यू अ सेंटेंस, ठीक है, अगर मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, आई फिल इन द ब्लैंक्स गो टू स्कूल, ठीक है, अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा है गो टू स्कूल, अब आपको कहा जाए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से मैंने कुछ भरा नहीं है, अगर आपको कहा जाए कि यहाँ पे गो लिखा है, यहाँ भरिए, ठीक है, जनरली जैसे ही आप देखते हैं तो आप लोगों ने जो सेंटेंस सुन रखा है, हमेशा सुनते हैं, उसके अनुसार आप भर देंगे आई गो टू स्कूल, ठीक है, लेकिन खुद से सवाल पूछिए, क्या सिर्फ गो यहाँ भरा जा सकता है, इज इट राइट टू फिल ओनली गो। सेंटेंस में आपको कौन सा वर्ड कहा कि यहाँ पे जब भी आएगा तो गो ही आएगा, ये समस्या है। आप ध्यान से देखिए, आपने गो भरा, आई फाइंड इट करेक्ट, ये सही है, ठीक है। इफ़ आई राइट हेयर, अगर मैं यहाँ पे वेंट लिखता हूँ, क्या ये गलत है, आई वेंट टू स्कूल, ये भी सही है। अगर मैं इसको गो नहीं लिख के अगर लिखता आई एम गोइंग, ठीक है, तो क्या ये गलत होता, नहीं, ये भी सही होता। अगर मैं इसको लिखता आई वॉज गोइंग, ठीक है, क्या ये गलत होता, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, ये भी सही है, ठीक है। अगर मैंने इसको और भी कैसे भी लिखा होता आई हैव गॉन, ठीक है, तो क्या ये चीज़ें गलत होती, आई विल गो, आई शैल गो लिखा होता, ठीक है, आई शैल गो टू स्कूल, तो क्या हम जो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में भरते गो के अलावा बाकी सब गलत होता, द आंसर इज नो, ठीक है, बाकी सब का सब भी सही होता, क्योंकि सेंटेंस में कहीं पे एक वर्ड भी ऐसा नहीं है जो आपको बताए कि सिर्फ गो ही आएगा। डियर फ्रेंड्स, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम टेंस पढ़ते हैं या ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर में आधे अधूरे सेंटेंस जो भी दिया जाता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो बाकी होता है, दैट टेल्स
कि इसका करना क्या है, ये कौन से परिवार से जुड़ा है, इसका खानदान क्या है, ऑल द थिंग, कास्ट एंड क्रीड, एवरीथिंग यू गेट टू नो। ठीक है, उसी एक वर्ड से। क्लियर, राइट। सो वी मूव अहेड, हम इसी चीज़ को सीखेंगे। क्लियर, कि आखिर वो क्या चीज़ होता है जो हमें बताता है कि एक सेंटेंस आधा है लेकिन है कौन से टेंस का। सो वी बिगिन इट। ठीक है, विद दिस वन, एंड आई हैव गिवन इट अ नेम, सम स्पेशल रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, लेकिन आप इसको चाहें तो यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीख सकते हैं। ठीक है, राइट। वी हैव सबसे पहला चीज़ क्या कहता है कि अगर कोई सेंटेंस, द सेंटेंस हैविंग डेली, अगर कोई सेंटेंस है उसमें कहीं भी आगे हो, लास्ट में हो, डेली लिखा हो, एवरी डे लिखा हो, हार्डली लिखा हो, रेयरली, समटाइम्स, ऑफन, सेल्डम, जनरली, नॉर्मली, हैबिचुअली, नेचुरली, सडनली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, एवरी नाउ एंड देन, अगर इनमें से कोई भी एक हो, ठीक है, तो मोस्ट ऑफन चांसेस यही बनता है कि वो सेंटेंस अगर आधा है तो आप दिमाग में ये बात पूरा बिठा लीजिएगा कि वो सेंटेंस किसी दूसरे टेंस में नहीं जा कर के प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही हिस्सा होगा। और जब आधा उसको पूरा करने की बारी आएगी तो हम क्या करेंगे, उसको सब्जेक्ट आपको दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट आपको दिया रहेगा। ठीक है, राइट। अब करना क्या रहेगा, तो वर्ब लगाना रहेगा। तो वर्ब लगाने के लिए आपको बस एक ही बात याद रखना रहेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो हम क्या लगाते हैं वर्ब के तौर पे, या तो V1 लगाते हैं या V5 लगाते हैं। अब सब्जेक्ट देखिए और जो दिया गया है उसको आप एडजस्ट करके V1 या V5 लगा दीजिए, इट विल बी कम्प्लीटली डन, पूरा का पूरा सही होगा। चलिए इसके एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। वी सी सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, मैंने पूरा आंसर बोल दिया है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ ही रहा, टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पे ब्रैकेट में गो लिखा है। अब सवाल ऐसा दिया जाता है, कहता है कि गो का कौन सा फॉर्म यहाँ पे लिखा जाएगा। आई टोल्ड यू राइट नाउ, हम चाहें यहाँ पे गोज भर दे, ठीक है, लेकिन ऐसे कैसे भर दे, पहले ढूंढेंगे कि भाई यहाँ कुछ है जो बता रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये। तो अगर आप पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा एवरी डे, जो कि एवरी डे अगर आप कोई भी काम एवरी डे जोड़ कर करते हैं दिखाता है हैबिचुअल एक्शन। यहाँ भी देखिए ऊपर भी एवरी डे है, तो हैबिचुअल एक्शन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा। तो हम काम करेंगे क्या कि जो वर्ब दिया गया उसका सोचेंगे कि क्या भरा जाएगा, V1 या V5। ही है तो भरा जाएगा V5। हम यहाँ पे गो का V5 लिखेंगे, गोज, और सेंटेंस पूरा होगा ही गोज टू स्कूल एवरी डे। करेक्ट वन। शी हार्डली कंप्लीट्स हर होमवर्क। अब अगली चीज़ है कि वह शायद ही कभी होमवर्क बनाती है। ठीक है, तो शी हार्डली कंप्लीट्स हर होमवर्क होगा यहाँ पे। अब बात को समझिए क्यों होगा हार्डली कंप्लीट्स हर होमवर्क। ठीक है, हार्डली का मतलब होता है कभी कभी, लेकिन ये भी एक हैबिचुअल एक्शन में आता है। कभी कभी सही, लेकिन वो काम रिपीट होता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं इस लिस्ट में भी हार्डली है। ठीक है, ये बता रहा है, अगर आप ये इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, सिर्फ हार्डली बता रहा है कि ये सेंटेंस कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। करना क्या है भाई, तो जो वर्ब दिया गया है ब्रैकेट में उसको V1 V5 जो आपको लग रहा है सब्जेक्ट को देखते हुए वो लगा दीजिए। तो कंप्लीट है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आई रेयरली सी हिम। ठीक है, अभी सी को वर्ब फॉर्म लिखना है, यहाँ रेयरली है, रेयरली आप यहाँ ढूंढिए, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, तो आई के साथ हमको सी का वर्ब फॉर्म मेंटेन करना, तो V1 लगता है, आई रेयरली सी हिम, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूविंग अहेड, समटाइम्स ही कॉल। ठीक है, अब कॉल का वर्ब फॉर्म लिखना है, तो आप देखिए समटाइम्स यहाँ पे है, यहाँ है कि नहीं, तो यहाँ भी ऊपर में है। कहने का मतलब अब हमें श्योर हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और करना क्या है, तो कॉल का हमको वर्ब मेंटेन करना है। तो V1 या तो अगेन वही V5 ही है सब्जेक्ट में, क्या हो जाएगा आपको पता है, दैट इज़ V5, राइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ठीक है, यहाँ पे V1 ही हो जाएगा। आप देखिए सेल्डम यहाँ है, गौर से देख लीजिए, सेल्डम यहाँ भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, गरजने वाले बरसते नहीं, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, राइट। आई यूजुअली स्पीक इन इंग्लिश, मैं प्रायः इंग्लिश में बोलता हूँ। तो आई यूजुअली स्पीक, यहाँ यूजुअली आपको बता रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, आई के साथ V1 लगता है, स्पीक वहाँ पे रह जाएगा।
सो फ्रेंड्स, दिस वाज द फर्स्ट रूल दैट वी हैव स्टडीड। आप इन सारे वर्ड्स को ध्यान में रखें, कहीं भी दिखे तो मोस्ट ऑफन 90% चांसेस होगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही जाएगा, और बस उसको स्ट्रक्चर याद है, आप बैलेंस कर दीजिए, इट विल बी डन। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, वी हैव स्टेटमेंट शोइंग यूनिवर्सल ट्रूथ ऑलवेज टेक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब। ठीक है, अब ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है कि जो सारे स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें बताया गया हो किसी यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, जैसे बताया था सूरज का उगना, डेली उगता है, हर आदमी जानता है कि सूरज उगता है, कहाँ से उगता है ये भी जानता है, ठीक है। सूरज का डूबना, एवरीबॉडी नोज सूरज डूबता है, कहाँ डूबता है ये भी जानता है, कब डूबता है, अलग अलग कंट्री में ये समय वैरी कर सकता है, ठीक है, लेकिन डूबता है ये वैरी नहीं कर सकता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। पानी को गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, दैट बिकम्स वाश, ये व्हाट वी से वेपर, ठीक है। ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा नहीं कि इंडिया में पानी गर्म किया तो वेपर बन गया, अमेरिका में गया तो पानी गर्म करते ही जम गया, ठीक है। भगवान ने ऐसा भी मतलब भेदभाव नहीं किया है, इट इज़ ऑल सेम, राइट। सो यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये द अर्थ है, अराउंड द सन है, ठीक है। और ये इसका जो सेंस एक्चुअली में आ रहा है, ये कहता है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, राइट। ये यूनिवर्सल फैक्ट है। पृथ्वी और ये सूरज से जुड़ा हुआ अधिकतर चीज़ें अगर आपको किताबों में मिलती है तो वो मोस्टली फैक्ट होते हैं, वो भी यूनिवर्सल फैक्ट। तो अब रह गया मूव का कौन सा वर्ब फॉर्म हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अर्थ तो यहाँ पे सिंगुलर है, हम एक ही धरती देखा है, ठीक है, तो हम मूव का मूव्स लिख देंगे यहाँ पे, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अ वीक कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये भी यूनिवर्सल फैक्ट ही है। दुनिया भर में जो सप्ताह हैं, एक सप्ताह में 7 दिन ही है, इंडिया में भी, यूरोप में भी, ठीक है, और किसी कॉन्टिनेंट में जाइए तो वीक में 7 दिन ही हैं, राइट। अगर किसी का पूरा कैलेंडर ही चेंज हो तो कहाँ नहीं जा सकता भाई, राइट। तो अ वीक कंसिस्ट ऑफ, यहाँ ए लगा हुआ सिंगुलर है, ये V1 है तो हम V1 का यहाँ पे V5 लगा देंगे, कहानी तैयार हो जाएगी। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तीसरे रूल की ओर बढ़ते हैं, वी जस्ट कम टू द थर्ड वन। स्टेटमेंट्स शोइंग अ फ्यूचर इवेंट और अ वेल प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, टेक प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब, ठीक है। वैसा स्टेटमेंट जो क्या हो, वेल प्लान हो, ठीक है, मतलब काम होने वाला है आने वाले समय में, हो सकता है 2 महीना बाद, 4 महीना बाद, ठीक है, ये 10 दिनों बाद, लेकिन उसकी तैयारी अभी ही कर दी गई, अभी से ही, और फिक्स कर दिया गया कि ये हो के रहेगा भाई, जब तक कोई ऐसी परेशानी नहीं आ जाए, ठीक है, इसको बंद करना पड़े। सो दिस हैपन्स ओनली, राइट। तो उस केस में हम क्या करते हैं, वी राइट अ फ्यूचर एक्शन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे, ठीक है, ट्रेन 7 बजे खुलेगी, राइट, तो 7 बजे खुलेगी, ऐसा नहीं कि ओनली फॉर 1 डे द ट्रेन विल लीव एट 7 o'clock, ठीक है, या 7 PM। डेली का उसका रूटीन है 7 बजे, मतलब 7 बजे, राइट। दैट्स वाई द ट्रेन, ठीक है, आप समझ लीजिए यहाँ पे क्या लिखाएगा, V1 या V5, राइट, करेक्ट वन। द ट्रेन लीव्स एट 7 PM, रूटीन बन गया है, ठीक है, तो डेली 7 बजे निकलेगा। जिस दिन लोग पूछा तो कहा कि आज भी 7 बजे खुलेगा, द ट्रेन लीव्स एट 7 PM, राइट। द PM विजिट्स गया टुमारो, PM कल गया आ रहे हैं, ठीक है। अब नाउ आप सोच लीजिए, PM किसी शहर में विजिट करते हैं तो क्या वैसे ही पहुंच जाएंगे, उनके लिए तैयारी किया जाता है, समय फिक्स किया जाता है, इंतजाम किए जाते हैं, तब वो आते हैं। और ये जो बोल दिया गया, इसको टालना बहुत मुश्किल होता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत पैसे की का खर्च है, बहुत समस्या है लोगों को। तो PM विजिट गया टुमारो नहीं, PM विजिट्स गया टुमारो। सी, ये टुमारो फ्यूचर का सेंस दे रहा है, ठीक है, लेकिन भाई काम PM का है, एक बार बोल दिया तो होना ज़रूरी है, फिक्स है, भले फ्यूचर में हो लेकिन होगा ज़रूर, तो इसलिए द PM विजिट्स गया टुमारो। द स्कूल रीओपन्स ऑन मंडे, नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे फ्यूचर का सेंस दे रहा है क्योंकि अभी ये नेक्स्ट मंडे आया नहीं है, लेकिन स्कूल का आपको जब भी नोटिस मिलता है बंद होने का, तो खुलने वाला लाइन कुछ ऐसे ही लिखा जाता है, द स्कूल रीओपन्स अगेन ऑन नेक्स्ट मंडे, ठीक है, दोबारा स्कूल खुलता है कब भाई, तो
अगले मंडे को। फ्यूचर का है लेकिन उसको प्लान कर दिया गया, ऐसा नहीं कि नहीं खुलेगा, ठीक है। द होम मिनिस्टर फ्लाइज टू अमेरिका, ठीक है, राइट। यहाँ पे मैंने रेफरेंस वर्ड नहीं जोड़ा है, ओके। सो हो सकता है नेक्स्ट मंथ जाना हो तो कह सकते हैं द होम मिनिस्टर फ्लाइज टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। मूविंग अहेड टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, हम वीडियो के आखिरी हिस्से में आते हैं। इफ द वर्ब इन अ सेंटेंस इज स्टेटिव इवन इफ दैट गिव्स अ कंटिन्यूअस सेंस इट हैज़ टू बी इन इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब पढ़ाया, आप उसको एक बार देख ले, उसके बाद ये चीज़ आपको एकदम क्लियर रहेगी, ठीक है। कि अगर कोई ऐसा एक्शन है जो है तो स्टेटिव, लेकिन आदमी जब हिंदी में बोल रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, तो बोल रहा है कंटिन्यूअस में, ठीक है, राइट। और आपको पता है कि स्टेटिव वर्ब का कंटिन्यूअस बनता नहीं है। अब सर जब स्टेटिव का कंटिन्यूअस नहीं बनेगा तो हम इसको कहाँ लेके जाएंगे, कौन से टेंस में, ठीक है। तो एक्चुअली ये जाना इसको कहीं नहीं है, ये स्टेटिव वर्ब सारे भले सेंस कंटिन्यूअस का हो लेकिन जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा इंडेफिनिट में। द मैंगोज आर टेस्टिंग स्वीट नहीं, आम मीठे लग रहे हैं तो मैंगोज आर टेस्टिंग स्वीट नहीं, द मैंगोज टेस्ट स्वीट। आई एम सीइंग नाउ, ऐसा नहीं, ठीक है, मैं देख रहा हूँ अब, ऐसा नहीं। आई सी नाउ, ही इज़ नोइंग मी, वह मुझे जान रहा है, जान रहा नहीं है, ही नोज मी। आई एम स्मेलिंग समथिंग, तो आई एम स्मेलिंग समथिंग नहीं, आई स्मेल समथिंग, दैट हैज़ टू बी देयर। इसमें आपको स्मेल जो है ये स्टेटिव वर्ब है, यहाँ आप आ जाइए, नो स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, सी स्टेटिव वर्ब है, टेस्ट स्टेटिव वर्ब है, सारे कंटिन्यूअस में नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखे जाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स दैट आई ट्राइड माई बेस्ट। मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड इन दिस वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज ओवर। अगले वीडियो में आई विल ब्रिंग यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, ठीक है। शेयर द वीडियो विद द पीपल and let people learn from this, right? Help others, help me, okay, and just have a better sense in English. That's all, dear friends.